रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना उल्लू का पट्टा, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसल खाने की तरफ चला। रास्ते में इसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसल खाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे इसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा वक्त साफ किया, जिसकी वजह से उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था। उनमें कभी लड़ाई न हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले बहुत अच्छे नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कुंवारपने की ताजगी थी। हवा में हल्की हल्की सर्दी थी। दिन छोटे और रातें लंबी। नेचर का तवाजुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 बरसों में कितने लोगों को उल्लू का पट्टा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज उसने बाज मौकों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों। मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है। और ये ख्वाहिश धीरे धीरे शिद्दत इख्तियार करती चली गई, जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा न कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश न दबी जो एकदम
दिमागी परेशानी की वजह से ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो झल्ला उठा। वही होगा, ये क्या बेहूदगी है, दीवानापन नहीं तो और क्या है। उल्लू का पट्ठा कहो, उल्लू का पट्ठा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली इसके सामने रख दी और टोस्ट पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे सेके हुए थे कि बिस्कुट की तरह कुरकुरे थे, और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी हथी के कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी, जिसकी महक पानी में भी बरकरार रहती है। दूध भी बिल्कुल ठीक था। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हो गई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है ना। मुझे सलीका कहाँ आता है। सलीके वालियों तो वो मुए होटल की छोकरियां हैं, जिनके आप हर वक्त गुण गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम को बड़ा गुस्सा आया। एक लम्हा के लिए उसके जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर उलट दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चों की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोलकर पी ले। मगर उसने ठहराव से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें ही करती हैं। और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माओं से कैसी बातें सुनती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को पूरी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बातें कह देती है। उसकी नीयत नेक होती है। बाज औरतों का तो ये शियार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती हैं। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगे जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसमियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं, भाई आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर न रहूंगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट न दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो, मौसम्बियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी की मसनूई गुस्से को दूर तो किया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ इन तरीकों ही से तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शौहरों से सीखे थे, और अपने घर के माहौल के मुताबिक इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर लिया था। चाय से फ्री होकर उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर वही ख्वाहिश लौट आई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्ठा कह दूं तो क्या हर्ज है। अच्छा, बिल्कुल हौले से कह दूं, उल्लू का पट्ठा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तसल्ली हो जाएगी। यह ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है, क्यों ना उसको हल्का कर दूं। दफ्तर में उसको सहन में बच्चे का कमोड नजर आया। यूं सहन में कमोड रखना सख्त बदतमीजी थी, और उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे, टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक मुंह में था, उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको उससे। 1 सेकंड के अंदर अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आई। कह दूं, ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्ठा है,
اور یہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل جاؤں. نہیں، وہ خود تو موجود ہی نہیں، پھر بالکل بیکار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بیچارے غلام محمد ہی کو کیوں نشانہ بنایا جائے؟ اس کو تو میں ہر وقت الو کا پٹا کہہ سکتا ہوں. قاسم نے اجلا سگریٹ گرا دیا اور بیوی سے کہا، کچھ نہیں، میں اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دفتر میں میرا کھانا بے شک 1:30 بجے لے آیا کرے. تمہیں کھانا جلدی بھیجنے میں بہت تکلیف کرنی پڑتی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے بیوی کی طرف دیکھا جو فرش پر اس کے گرائے ہوئے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی. قاسم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا. یہ سگریٹ اگر بجھ گیا اور یہاں پڑا رہا تو اس کا بچہ رینگتا رینگتا آئے گا اور اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ مچ جائے گی. قاسم نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر غسل خانے کی موری میں پھینک دیا. یہ بھی اچھا ہوا کہ میں نے جذبات میں بہہ کر غلام محمد کو الو کا پٹھا نہیں کہہ دیا. اس سے اگر ایک غلطی ہوئی ہے تو ابھی ابھی مجھ سے بھی تو ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی زیادہ شدید تھی. قاسم بڑا صحیح دماغ آدمی تھا. اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ صحیح خطوط پر غور و فکر کرنے والا انسان ہے، مگر اس احساس نے اس کے اندر برتری کا خیال کبھی پیدا ہی نہیں کیا تھا. یہاں پھر اس کی صحیح دماغی کا دخل تھا کہ وہ احساس برتری کو اپنے اندر دبا دیا کرتا تھا. موری میں سگریٹ کا ٹکڑا پھینکنے کے بعد اس نے بلا ضرورت صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا. وہ دراصل کچھ دیر کے لیے بالکل خالی ذہن ہو گیا تھا. اس کے دماغ میں کچھ تھا ہی نہیں. اس کی بیوی ناشتہ کا آخری توس کھا چکی تھی. قاسم کو یوں ٹہلتے دیکھ کر وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ قاسم چونک پڑا. کچھ نہیں. دفتر کا وقت ہو گیا کیا؟ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے اور دماغ میں وہی الو کا پٹھا کہنے کی خواہش تڑپنے لگی. اس کی جی میں آئی کہ بیوی سے صاف صاف کہہ دے کہ یہ عجیب و غریب خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر. بیوی ضرور سنے گی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا ساتھ دینا پڑے گا. چنانچہ یوں ہنسی ہنسی میں الو کا پٹھا کہنے کی خواہش اس کے دماغ سے نکل جائے گی. مگر اس نے غور کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیوی ہنسے گی اور میں خود بھی ہنسوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بات مستقل مذاق بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ضرور ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ انجام. چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کچھ نہ کہا اور ایک لمحہ اس کی طرف یوں ہی دیکھتا رہا. بیوی نے بچے کا کموڈ اٹھا کر کونے میں رکھ دیا اور کہا، آج صبح آپ کے برخوردار بیٹے نے اتنا ستایا ہے کہ اللہ کی پناہ. بڑی مشکلوں کے بعد میں نے اسے کموڈ پر بٹھایا. اس کی مرضی یہ تھی کہ بستر ہی کو خراب کرے. آخر لڑکا کس کا ہے؟ قاسم کو اس قسم کی چخ پسند تھی. ایسی باتوں میں تو وہ تیکھے مزاح کی جھلک دیکھتا تھا. مسکرا کر اس نے بیوی سے کہا، لڑکا میرا ہی ہے، مگر میں نے تو آج تک کبھی بستر خراب نہیں کیا. یہ عادت اس کی اپنی ہوگی. بیوی نے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھا. قاسم کو بڑا افسوس ہوا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے کہ ایسی باتیں تو صرف اپنے منہ کا ذائقہ درست رکھنے کے لیے کیا کرتا تھا. وہ اور بھی خوش ہوا جب اس کی بیوی نے جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی. اچھا بھائی، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ. یہ لفظ جو ہر روز اس کے منہ سے نکلتے تھے آج بھی اپنی پرانی آسانی کے ساتھ نکلے اور قاسم دروازہ کھول کر باہر چل دیا. کشمیری گیٹ سے نکل کر جب وہ نکلسن پارک کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے ایک داڑھی والا آدمی نظر آیا. ایک ہاتھ میں کھلی ہوئی شلوار تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے استنجا کر رہا تھا. اس کو دیکھ کر قاسم کے دل میں پھر الو کا پٹھا کہنے کی خواہش پیدا ہوئی. لو بھائی، یہ آدمی ہے جس کو الو کا پٹھا کہہ دینا چاہیے، یعنی جو صحیح معنوں میں الو کا پٹھا ہے. ذرا انداز دیکھیے، کس بے رحمی کے ساتھ ڈرائی کلین کیے جا رہا ہے، جیسے کوئی بہت اہم کام سر انجام پا رہا ہے. لعنت ہے. لیکن قاسم صحیح دماغ کا آدمی تھا. اس نے جلدی بازی نہ کی اور تھوڑی دیر غور کیا.
मैं उस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ है। चाहिए तो ये कि उसके कान के पास जोर से नारा बुलंद किया जाए, और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पर समझाया जाए, क़िबला आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी खातिर खा नतीजा बरामद ना होगा। चुनांचे कासिम ने अपना इरादा छोड़ दिया। उसी वक्त उसके पीछे से एक साइकिल आई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन उस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंसी। लड़की ने घबराकर अगले पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाना चाहा, इसलिए कि उसने हादसे के रद्दे अमल पर गौर करना शुरू किया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि इधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा उड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल गई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ उसने गजबनाक निगाहों से देखा और भिजे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्टा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा वो जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खासकर इसलिए कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था। मगर वो बहुत सही दिमाग आदमी था। ठंडे दिल से उसने हादसे पर गौर किया और उस लड़की को माफ कर दिया। उसको माफ ही करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है, और उन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हुई हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों उड़ेस रखे थे।